नमस्कार साथियों, हम बुक ओवरव्यू कर रहे थे कक्षा 10 के मैथ का, जिसमें हमने आपको 5 चैप्टर के बारे में बता दिया था। 5 चैप्टर में आपके क्या क्या है इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करते हैं अध्याय नंबर 6 की। अध्याय नंबर 6 की जो कि है आपका त्रिभुज। तो इस अध्याय में हमको पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ना है? तो हमको पढ़ना है समरूपता के बारे में। क्या पढ़ना है? समरूपता के बारे में। समरूपता क्या होता है? देखिए, 9th में आप एक चीज पढ़े होंगे, सर्वांशमता। इसको आपने 9th में पढ़ा होगा। क्या होता है आपको पता होगा शायद। देखिए, मान लीजिए एक यह मार्कर है, ठीक है। एक क्या है? यह मार्कर है और एक यह मार्कर है। दोनों एकदम सेम एक जैसा है। दोनों एकदम सेम एक जैसा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं सर्वांशम। क्या बोलते हैं? सर्वांशम। ठीक है। एक मार्कर दूसरा मार्कर एकदम सेम एक जैसा, हाइट में, कलर में सेम नहीं है हालांकि, लेकिन मान लेते हैं सेम है। ब्लैक ए भी है मान लीजिए, तो दोनों क्या हुआ? सर्वांशम। और एक अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए। मान लीजिए आपकी एक हथेली है, ठीक, और आपकी ये दूसरी हथेली है। दोनों एकदम सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर्वांशम, क्योंकि दोनों एकदम सेम है। ठीक इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आपकी एक हथेली है और एक किसी छोटे बच्चे की हथेली है, या बड़े लोगों की हथेली है, छोटे बच्चे की मान लीजिए, छोटे बच्चे की हथेली है, उसको इस पे रखिए। देखने में हथेली तो एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन हाइट क्या हो जा रही है उसकी? कम हो जा रही है। उसका जो साइज है वह क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। तो इस चीज को हम बोलते हैं क्या? इसी चीज को हम बोलते हैं समरूप। वह समरूप है क्योंकि हथेली एक जैसी है, लेकिन रियल में एक जैसी नहीं है, एक छोटी एक बड़ी है, तो उसको हम बोलेंगे समरूप। और यदि एकदम सेम हो जाए, जैसे हमारी दोनों हथेलियां, एक क्या है? सर्वांशम, और एक छोटे बच्चे की हथेली और एक हमारी हथेली, ये दोनों क्या है? समरूप। एक जैसी है लेकिन एकदम एक नहीं है। तो ये आपको पढ़ना है। इसमें आपको सर्वांशम नहीं पढ़ना है, और 9th में आप पढ़ चुके हो। इसमें आपको समरूपता के बारे में चर्चा करनी है। तो यहाँ पे अध्याय नंबर 6 आपका समाप्त हो जाता है। फिर हम बात करते हैं अध्याय नंबर 7 की। अध्याय नंबर 7 की बात करते हैं। अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति भाई? निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। उसमें हम क्या करते थे? हम किसी स्थान के बारे में बताते थे। जैसे ये मान लीजिए एक ब्लैक बोर्ड है और आपसे कोई पूछ ले कि यह बिंदु कहाँ है, तो आप बता सकते हो इसको x अक्ष मान के, है ना, और इसको y अक्ष मान के आप इसकी स्थिति को बता सकते हो कि 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से। और इधर भी 1, 2, 3। तो यहाँ पे यानी कि 3 पे है और यहाँ भी 3 पे है, तो इसकी स्थिति क्या है? 4 पे है। यहाँ पे 3, 4, सॉरी 4, 3 एक्स वाला पहले लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप बताते थे 9th में। वही काम हमको यहाँ भी करना है, ठीक है। 2 बिंदु यहाँ पे दे दिए और दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर पूछेगा। बहुत ही आसानी से हम कर लेंगे। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब ही है कि आपको किसी एक स्थान के बारे में आपको बताना होता है, ठीक है। काफी आसान है, आसानी से किया जा सकता है। चलिए, अब हम बात करते हैं अध्याय नंबर 7 की। किसकी? अध्याय नंबर 7 की। चलिए उसकी चर्चा करते हैं। अध्याय 7 का, सॉरी अध्याय नंबर 8 की। 7 हो जाए ना, अध्याय नंबर 8 की। अध्याय नंबर 8 की बात करते हैं, जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय। अब देखिए, जैसे ही त्रिकोणमिति आता है बच्चों का मुंह बनना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि बच्चों को यह चीजें क्या लगती हैं? कठिन। जैसे ही त्रिकोणमिति आता है बच्चों को कई चीजें कठिन लगना शुरू हो जाती है और बच्चों का मुंह बनना शुरू हो जाता है। तो त्रिकोणमिति में हमको कुछ खास नहीं करना है। त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है।
लेकिन क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हो और पहले से लोग जो है इसके बारे में इतना निगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं, इतना आपको बोलना आपको शुरू कर देते हैं कि आपके दिमाग में पहले ही आ जाता है कि त्रिकोणमिति हमारे बस की बात नहीं है, और यहीं पे आप मात खा जाते हो। तो आपको नहीं सोचना है, त्रिकोणमिति आपके बस की बात बिल्कुल है, आप आसानी से उसको कर सकते हो। तो त्रिकोणमिति में क्या आपको करना है, त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से आपको पढ़ना है साइन थीटा के बारे में, कॉस के बारे में, है ना, साइन कॉस। फिर आता है टेन के बारे में, फिर आपको पढ़ना है इसी में कॉसेक थीटा क्या है, ठीक। फिर पढ़ना है आपको सेक थीटा क्या है, फिर पढ़ना है आपको कॉट थीटा क्या है। इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत ही आसान है, लेकिन क्योंकि अभी आपको कठिन लग रहा होगा तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, हम बताएंगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल आसान लगनी शुरू हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं अध्याय नंबर 9 की। अध्याय नंबर 9 की देखिए, बच्चों में धैर्य नहीं रह गया है इसमें, ठीक है। और आप लोग धैर्य के साथ नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। हम इसीलिए आराम से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबको समझ में आए, एक एक शब्द समझ में आए, ठीक। लेकिन बच्चों को ये आदत हो जाइए रील वाली, जल्दी जल्दी रील देखना है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट क्या, 1 सेकंड भी नहीं देते हैं। थोड़ा सा शुरुआत में खराब लगा तो फिर हटा दो। यह मानसिकता हो रही है बच्चों की, बहुत ही खराब मानसिकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, झेलना पड़ रहा है, बच्चे इस समय बन जा रहे हैं इसे। 9वां चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। कौन सा चैप्टर है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यह चैप्टर आपके 8वें चैप्टर से संबंधित है, क्योंकि इसमें भी त्रिकोणमिति है, उसमें भी त्रिकोणमिति है, इतना तो आप जानते ही हो। तो 9वां चैप्टर किस तरीके से है और त्रिकोणमिति का कहाँ कहाँ यूज होता है, इसमें हमको क्या पढ़ना है चैप्टर में, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कि त्रिकोणमिति का कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हमको चैप्टर नंबर 9 में पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति का यूज कहाँ होता है बाबू, इसके बारे में जान लेते हैं। तो मान लीजिए आप देखने जाए हैं कुतुब मीनार। क्या देखने जाए, कुतुब मीनार। यहां से आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको, यहाँ कुतुब मीनार है, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे कुतुब मीनार है, यहाँ से आप देख रहे हो। तो यहाँ आप कुछ दूरी पे खड़े हो जाए, इसके तल से मान लेते हैं 6 मीटर की दूरी पे खड़े हो, ठीक। और आप उसके शिखर को देख रहे हो, शिखर का मतलब सबसे ऊंचा पार्ट, यानी कि यहाँ आप देख रहे हो। तो यहाँ से ऐसे ही आप देख रहे हो, आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे ही देख रहे हो। तो यहाँ आप हो, यहाँ उसका तल है, तल से कितने दूर हो आप, 6 मीटर, और कितने ऊंचाई को आप देख रहे हो, यानी कि सबसे उसके शिखर को। तो यहाँ आपको दिख रहा है एक कोण बन रहा है, एक कोण बन रहा है। अब इस कोण का मान लीजिए 30 अंश है। कितना है, 30 अंश। तो एक कोण बना जिसका मान है 30 अंश। यदि आपको एक कोण का मान पता हो ना, और यह यहां से यहां तक की दूरी का मान पता हो, तो आप बिना कुछ किए, मतलब ये सवाल हल करके केवल कॉपी में इसका प्रयोग करके, साइन कॉस टेन का, यानी कि त्रिकोणमिति का प्रयोग करके आप तुरंत बता सकते हो कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। ये आप तुरंत बता सकते हो। क्या क्या पता होना चाहिए, यहाँ जो आपके आंख में और यानी ये शिखर में जो कोण बन रहा है यहाँ पे, वो कोण पता होनी चाहिए आपको, और कितने दूर पे आप खड़े हो यह पता होना चाहिए, ये आप बता सकते हो। तो ऐसे ही सवालों को हमको हल करना है इस चैप्टर में, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। हम बहुत ही आसानी से करेंगे और देखेंगे क्या होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 10, इसको मिटा दिया गया ना, चैप्टर नंबर 10। देखिए, धैर्य के साथ पढ़ोगे ना थोड़ा सा, और थोड़ा सा मतलब ध्यान देके, तो काफी अच्छा रहेगा। आपको नोट्स भी हम दे रहे हैं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। नोट्स के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, और डिस्क्रिप्शन में जाके आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है। वहां पे नोट्स आपका पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो नोट्स भी हम दे रहे हैं आपको, नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम, और उसके साथ साथ ये सभी चीजें, तो फिर थोड़ा सा आपको भी धैर्य रखने की आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। तो साथियों, आप धैर्य रखिए थोड़ा सा। चैप्टर नंबर हम देखते हैं 10।
अध्याय नंबर 10 या चैप्टर 10 है आपका वृत्त। ठीक है, और इसी के साथ है चैप्टर 11 भी, जो वृत्त से ही संबंधित है। एक चैप्टर 11 कह रहा है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्र। चैप्टर 10 में, जैसा कि चैप्टर 10 का नाम है वृत्त, वृत्त में आपको क्या पढ़ना है? वृत्त में वही चीजें, पुरानी चीजें ही। वृत्त क्या है, वृत्त की परिधि क्या होती है, व्यास क्या होती है, त्रिज्या क्या होता है, ये सब हमको वृत्त में पढ़ना है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। वृत्त के पढ़ने के बाद जो इसके बाद का चैप्टर है, यानी कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें क्या आपको पढ़ना है? इसमें क्या करता है ना, आपको एक वृत्त दे देता है। क्या करता है? आपको एक वृत्त दे देता है। आपको पता होना चाहिए वृत्त का एक केंद्र होता है, वृत्त का एक केंद्र होता है, और इस केंद्र से यहाँ तक जाने वाली रेखा, परिधि तक जाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो मान लीजिए आपको दो त्रिज्याएं दे दे और कहे इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल, दोनों त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल, इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। दो त्रिज्याओं के बीच के हिस्से को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो आपको कहता है इस चैप्टर में कि इसका, इस त्रिज्यखंड का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ये आपको निकालने के लिए पूछेगा इसमें। साथ ही और क्या कर सकता है, या ये दे सकता है, या कह सकता है कि इस वृत्त का खंड है, वृत्त का एक टुकड़ा है ना, इस वृत्त के एक टुकड़े को, इसको कहेंगे हम वृत्त खंड। तो इस वृत्त खंड का आपको कहेगा कि क्षेत्रफल निकालिए। यही चीज आपको पढ़ना है त्रिज्य खंड में, या फिर वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चैप्टर नंबर 11 में इतना ही आपको पढ़ना है। कोई खास नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है, आसानी से आप चीजों को कर सकते हो, आसान है एकदम। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यह चैप्टर आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, है ना? यह चैप्टर आप 9th में भी पढ़ चुके हो। क्या करता है इसमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, मान लीजिए आपको एक बेलन 9th में जो देता था, तो आपको एक बेलन देता था और आपको अब पूछता था कि बेलन की परिधि, बेलन का क्षेत्रफल बताइए, आयतन बताइए और क्षेत्रफल बताइए। या एक शंकु देता था। शंकु क्या होता है भाई? शंकु क्या होता है भाई? शंकु होता है टोपी, बर्थडे वाला। तो आपको एक बेलन देता था और आपको एक शंकु देता था और कहता था कि बेलन का, पहले तो पूछता था बेलन का क्षेत्रफल और आयतन बताइए, फिर पूछता था शंकु का क्षेत्रफल और आयतन बताइए। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा? इन दोनों को जोड़ के देगा। हाई स्कूल में आप आ चुके हो ना, तो इन दोनों को आपको आपस में जोड़ देगा। अब क्या करेगा? एक बेलन दे दिया और इसी में एक शंकु दे दिया, और पूछेगा कि इसका आप क्या करिए? आप क्षेत्रफल निकालिए, और इसका आप क्या निकालिए? आयतन निकालिए। तो यह क्वेश्चन अब आपको पूछेगा। तो लगभग 9th का ही है, अंतर केवल इतना आ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपसे जो 9th में था एक एक अलग अलग देता था, इसमें उसी को जोड़ के देने वाला है और उससे आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चैप्टर में इतना ही है, इसमें कुछ खास इसमें भी नहीं है, बहुत जल्दी ये भी हम खत्म कर लेंगे। चैप्टर नंबर आते हैं 13 और 14, दो चैप्टर है अब आपके लास्ट के बचे हुए। बाकी आपने लगभग सभी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत आपने जान लिया। ठीक है, बहुत ही आसानी से जान लिया, बहुत ही आसान चीजें थी ये, आपने आसानी से इसको पढ़ लिया। चैप्टर नंबर हम देखते हैं अब, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 है आपकी सांख्यिकी। चैप्टर नंबर 13 है आपके सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होता है? क्या होता है हम उसी में बताएंगे आपको। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको मुख्य रूप से 3 चीजें पढ़नी है। माध्य, 9th और हाई स्कूल में आपने हाई स्कूल के पहले आपने पढ़ाई हो जाए इसको, 8 में 7 में सब में आपने पढ़ा। माध्य, माध्यिका, और तीसरी चीज आपको पढ़नी है बहुलक।
यह 3 चीजें आपको इसमें पढ़नी है। क्या होता है चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां पे आप चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर आता है चैप्टर नंबर 14 पे। चैप्टर नंबर 14 पे, चैप्टर 14 क्या है भाई? तो चैप्टर 14 का नाम है प्रायिकता। इसमें हमको पढ़ना है प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है? फर्स्ट या मैटर, प्रायिकता के बारे में तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा प्रायिकता क्या है। तो चलिए प्रायिकता क्या है इसके बारे में हम बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। प्रायिकता के बारे में, प्रायिकता कुछ विशेष नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत इसमें फंसे हुए हो। आप मान लीजिए यदि इस समय बारिश का जैसा कि मौसम है, यदि हम आपसे पूछे कि बताइए आज रात को बारिश होने वाला है या नहीं होने वाला, तो आप अनुमान लगा सकते हो। कुछ बच्चे कह सकते हैं हाँ सर होने वाला है, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि हाँ सर नहीं होने वाला, या कुछ बच्चे कह सकते हैं सर 50-50 चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये जो आप चांस बता रहे हो ना, जो आप अनुमान लगा रहे हो ना, अनुमान लगा रहे हो, प्रतिशत बता रहे हो, यही अनुमान लाना है क्या है प्रायिकता। जैसे यानी कि बारिश होने का चांस क्या है? दो चीजें हो सकती हैं, या हो सकता है बारिश या नहीं हो सकता है, उसमें से कोई एक ही हो जाए, या बारिश हो जाए, यानी 50-50 है, 1/2 है प्रायिकता इसकी। और क्या हो सकती है चीजें भाई? तो मान लीजिए आपको लूडो खेलना है, लूडो इस समय बहुत फेमस हो जाएगा, लूडो खेल रहे हो आप, ठीक है। अब लूडो खेल रहे हो, पैसा वाला मत खेलना, ठीक है, लूडो कभी पैसा का मत खेलना। लूडो आप खेल रहे हो, लूडो खेलते हो तो उसमें फेंकते हो ना डाइस, उसका जो होता है लूडो का डाइस, उसको आप फेंकते हो। अब वो डाइस फेंक रहे हो, उसमें कितने अंक होते हैं? 6 अंक। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। यह बताइए इसमें से कौन आता है? क्या सभी एक ही बार में आ जाता है? नहीं, टोटल होते हैं 6 और उसमें से कोई एक आता है ना, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 हो जाए, कोई एक आता है। तो यानी कि इसकी प्रायिकता एक, किसी एक की आने की प्रायिकता क्या हुई? 1/6। 6 में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसकी प्रायिकता हुई। इसी चीजों के बारे में, इन्हीं चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे ताश, ताश खेले हो कभी? मत खेलना। ताश जैसे होता है, ताश में 52 पत्तियां जो होती हैं, वो 52 पत्ती में एक पत्ती आने का चांस कितना हो सकता है? 1/52, है ना, 1/52। यह चीजें आपको जाननी है और बहुत ही आसान है, आसानी से इसको हम पढ़ लेंगे प्रायिकता के अंतर्गत। तो यहाँ हमारा प्रायिकता का चैप्टर समाप्त हो जाए और साथ ही हमारा पूरा का पूरा कोर्स भी खत्म हो जाता है। तो काफी आसान है चीजें, आसानी से हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तेज हमको नहीं बढ़ना है, आराम से चलना है। देखिए यदि आपको तेज वो उछल कूद वाला टीचर चाहिए ना, तो यहाँ पे मत पढ़िए, आप कहीं और जाके ज्वाइन कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत ना हो, है ना। आप जाकर कहीं और भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन यदि आपको रुक के पढ़ना है, धैर्य पूर्वक पढ़ना है, तो यहाँ पे डटे रहिए। निश्चित तौर पे चीजें आपको अच्छी मिलने वाली है, यहाँ पे पक्का है, इस बात की गारंटी हम देते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके आप नोट्स ले सकते हो। साथ ही यदि आपको अन्य वीडियो चाहिए कक्षा 10 का, तो प्लेलिस्ट भी वहां पे दिया गया है, आप प्लेलिस्ट को भी जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।